हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं आपको करंट अफेयर का भूचाल करने वाला हूं। आपको जानकर हंसी होगी कि ये कैसा आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं करंट अफेयर के कुछ ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आने वाला एग्जाम कोई सा भी होगा, जैसे यूपीपीसीएस का भी हाल ही में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, और दोस्तों ईपीएफओ की एग्जाम डेट आ चुकी है। मतलब कितने ही एग्जाम आने वाले समय में अभी होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको इसको वीडियो को अंत तक देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना है। दोस्तों, वीडियो छोटा ही रहेगा। इसमें मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो प्रीवियस सर आपसे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे बीपीएससी का भी हाल ही में एग्जाम कंडक्ट हुआ है उससे भी क्वेश्चन उठाए हैं मैंने आपके लिए। एफकेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वो सभी के सभी इसी लेक्चर के माध्यम से मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन के माध्यम से कि आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, जो हमारी सशस्त्र सीमा बल है यानी एसएसबी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा दोस्तों। ये सशस्त्र जो सीमा बल है यानी ये हमारी एसएसबी है, ये भूटान और नेपाल की रक्षा करती है। भूटान और नेपाल की बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भूटान की जो सीमा हमारे देश के साथ साझा होती है वो कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। इसका जो स्थापना इस बार जो दिवस मनाया जा रहा है वो 59 है। ठीक है, और 20 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। जब 1962 का दोस्तों युद्ध होता है भारत और चीन के साथ दोस्तों, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि हमारे पास और अर्धसैनिक बल की जरूरत होगी। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर जो हमारे पास सीमा, जो हमारे देश की रक्षा करती थी, आर्मी और हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी, उस टाइम पर सिर्फ 3 ही सेना हमारे पास थी। जब दोस्तों इन चीज़ों को देखा जाता है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी होती है, तब जाके दोस्तों 1962 के बाद हमने फिर सशस्त्र बलों का और अलग अलग, जैसे आप सीआईएसएफ की स्थापना, सीआरपीएफ की स्थापना, बीएसएफ की स्थापना, बड़े स्तर पर दोस्तों हम अर्धसैनिक बलों को लेके आते हैं। तो यही कारण है दोस्तों, उस टाइम पर हमने अपने अलग बड़े स्थान पर हमने, आज के समय में हम अर्धसैनिक बल, जैसे कि आज आपके समय में देखने पाएंगे लगभग 7 हमारे पास अर्धसैनिक बल है। जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है और सीआरपीएफ है। ये सभी के सभी दोस्तों हमारे अर्धसैनिक बल हैं दोस्तों। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और आज के समय में जो हमारे सशस्त्र सीमा बल हैं उनको अलग अलग कार्य सौंपे गए। जैसे बीएसएफ को दोस्तों हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी जो करती है, वो हमारी पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है वहाँ पर बीएसएफ होती है। और दोस्तों जो सीआरपीएफ होती है वो जम्मू कश्मीर में जो भी इंसर्जेंसी होती है, विद्रोह होता है, वहाँ पर जो सीआरपीएफ तैनात रहती है। हमारी आईटीबीपी दोस्तों असम के अंदर जो तिब्बतन बॉर्डर है दोस्तों हमारा, उसके साथ आईटीबीपी हमारी सीमा साझा करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे देश के अंदर एसएसबी को अलग कार्य सौंपा गया है, बीएसएफ को अलग कार्य सौंपा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैंने आपके लिए बताई है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जो अर्धसैनिक बल है हमारे कार्य कर रहे हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके साथ संगठन के साथ भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद में से एक लॉन्च किया गया। इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बजाज आलियांज के साथ मिलकर हमने जमानत बॉन्ड इस्पात जो उत्पाद है उसको लॉन्च किया है। दोस्तों जो हमारे नितिन गडकरी हैं वो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट और हाईवे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे। उन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों बजाज आलियांज का इग्नोरेशन किया है। दोस्तों इसको मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने हमारे जो जो एम है 2025 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो इसके माध्यम से दोस्तों हमारे नितिन गडकरी जी ने ये इनॉग्रेट किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है, किसने लिया काउंटर इमरजेंसी कोर्स के जर्नल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चार्ज लिया है। इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहित सेठ। मोहित सेठ के द्वारा दोस्तों ये चार्ज लिया गया है अभी हाल ही के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। हु टुक ओवर एज द जर्नल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये एक योजना है जो रायथो बंधु के नाम से जिसको जाना जाता है दोस्तों, ये किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में चलाई गई है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं दोस्तों रायथो बंधु की। दोस्तों रायथो जो बंधु है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है दोस्तों जो हमारे जो ये तेलंगाना सरकार है वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेगी कितने
लगभग $10,000 और दोनों फसलों के लिए इन्वेस्ट करेगी। इसमें लगभग दोस्तों इसमें लगभग 7,500 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट रखा गया है। जो हमारे किसान हैं, जो तेलंगाना के किसान हैं, उनकी मतलब उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्य रैतु बंधु नाम से एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बस आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो रैतु बंधु है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, वो तेलंगाना की है, तो ये दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अभी हाल ही के अंदर एक हमारे देश के द्वारा और फ्रांस की सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर। वैसे तो उससे पहले भी लॉन्च किया गया था, जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी उससे पहले ही ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था 75 प्रोजेक्ट के नाम से, मतलब @75 प्रोजेक्ट के नाम से ये चलाया जा रहा था। इसमें दोस्तों क्या करना होता है, इसमें दोस्तों ये हुआ था इस प्रोजेक्ट के अंदर कि हम 6 कलवरी क्लास के आईएनएस की हम 6 पनडुब्बी देंगे, जो कि दोस्तों डीजल की पनडुब्बी होती है। ठीक है दोस्तों, 6 पनडुब्बी ये इन दोनों का, हमारे देश का और फ्रांस का हम साथ मिलकर ये सभी इनिशिएटिव चलाने वाले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हाल ही में इसका जो 5वीं पनडुब्बी है वो डिलीवर कर दी गई है, जो हमारी नेवी है उसको डिलीवर कर दी गई है। ये आपको बताना है कि ये कौन सी है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस वकीर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75? प्रोजेक्ट 75 के तहत दोस्तों 6 सबमरीन को बनाना था। किसके साथ मिलकर बना रहे हैं? फ्रांस के साथ मिलकर बना रहे हैं, और 5वीं अभी हाल ही में मिल गई है, और लास्ट की जो है वो अगले साल हमें डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बगीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको बताना है दोस्तों आपको मुझे कि कौन संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2022 है, कोप 15 का मेजबानी देश है। कौन सा देश है दोस्तों, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और इससे पहला भी बताना है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कनाडा। कनाडा दोस्तों, मॉन्ट्रियल, आप जानते होंगे मॉन्ट्रियल के अंदर कनाडा है, कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी आज जानते होंगे दोस्तों। यही एक अभी हाल ही में कोप 15 हुआ है बायोडाइवर्सिटी। अब दोस्तों मुझे आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी कोप 14 कहाँ पर हुआ था? क्या वो चाइना में हुआ था, या भारत में हुआ था, या फिर इंडोनेशिया में हुआ था? आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों हमारी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए हर साल कोप 14, कोप 15 इस प्रकार से दोस्तों जो बैठकें होती हैं वो हमारी जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए हर साल की जाती है। अब जो इस बार का जो दोस्तों जो निर्णय लिया गया है वो $200 बिलियन को बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रोटेक्ट करना है, मतलब उस पर खर्च करना है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से बचाना है। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कितने बिलियन डॉलर का? $200 बिलियन का। आपसे दोस्तों स्टैटिस्टिक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है? आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस कलकत्ता, आईएनएस कोची या आईएनएस चेन्नई। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कमीशन इनटू द इंडियन नेवी? आपको दोस्तों थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्लियर कर देता हूं। दोस्तों हमारी नेवी के पास तीन ऐसे जहाज हैं, जो लड़ाकू जहाज जिसको भी आप कह देते हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? वो कौन से हैं? एक तो है दोस्तों हमारा एयरक्राफ्ट, जो कि 2 हैं। अभी हाल ही में हमारे पास सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट हैं, जिनका एक का नाम है दोस्तों अभी हाल ही में विक्रांत, और एक का नाम है दोस्तों विशाखापट्टनम। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये भी कहीं ना आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट है। फिर उसके नीचे आता है दोस्तों डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर दोस्तों क्या होता है? डिस्ट्रॉयर क्या होता है दोस्तों? ये एयरक्राफ्ट तो छोटा होता है, लेकिन एक और होता है दोस्तों फ्रिगेट। फ्रिगेट से बड़ा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। और सबसे छोटा होता है दोस्तों फ्रिगेट। फ्रिगेट के अंदर दोस्तों हमारे देश के अंदर अनेक फ्रिगेट पाएंगे, लेकिन जो डिस्ट्रॉयर है दोस्तों हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है। जैसे अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है, और भारत के पास दोस्तों अभी हाल ही में हम उनको धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। अभी इसका हाल ही में दोस्तों एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है, जो अभी हाल ही में इसको कमीशन किया गया है P-15 के नाम से? इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोरमुगांव। आईएनएस मोरमुगांव इसका नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। और ये किसने बनाया है दोस्तों? ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये कहां पर है दोस्तों? ये है मुंबई के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देश का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड
का नाम का हाल ही में जिसका लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ इट फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड रिसेंटली नेम? इसका आपको ब्रांड का नेम बताना है कि इसका नाम क्या है। कल्याणी फॉरेस्टा, जेरेमिस या HBIS समूह या इबरडेला। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टील। ये है दोस्तों कल्याणी फॉरेस्टा। दोस्तों हमारे जो स्टील मिनिस्टर है ज्योति आदित्य सिंधिया, इसका इनके पास दोस्तों एक और अतिरिक्त प्रभार है जिसको आप कह सकते हैं, जो हमारे उद्यान मंत्री हैं वो भी ज्योति आदित्य सिंधिया ही हैं। ठीक है, और स्टील मिनिस्टर भी इनको दे दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अभी हाल ही में दोस्तों कल्याणी फॉरेस्टा नाम का एक स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना है। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यो NAAC क्या है। दोस्तों ये एक पैमाना है जो किसी यूनिवर्सिटी को प्रदान किया जाता है कि उस वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का क्या क्या प्रावधान है, वहाँ पर क्या क्या कैसे वहाँ पर स्टाफ है, वो सभी चीज़ें देखी जाती है, तब जाके दोस्तों इसको ग्रेड दिए जाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी को ग्रेड दिया जाता है। अभी हाल ही में दोस्तों एक यूनिवर्सिटी को A ग्रेड दिया गया है जो भारत में अब तक सबसे बड़ा ग्रेड है। अब तक दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी को ये ग्रेड नहीं दिया गया था, इस बार दोस्तों इसको दिया गया है। इसका नाम है दोस्तों गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विच इज द फॉलोइंग विच वन ऑफ ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट एन ए ग्रेड NAAC। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, जो कि अमृतसर में है। उसने दोस्तों 3.85 पॉइंट लेकर NAAC को यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्सेलरेशन काउंसिल का एक ग्रेड का उन्होंने अपने आप को मतलब एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये अमृतसर की यूनिवर्सिटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है जो मंत्रालय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? इसको आपको बताना है दोस्तों। जो स्मार्ट सिटी मिशन है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के प्लेटिनम अवार्ड इन्होंने जीता है, जिनको आप प्लेटिनम आइकन के नाम से भी जिसको जानते हैं। मतलब कांस्य पदक जीता है या सोने का पदक जीता है, चांदी का जीता है या प्लेटिनम जीता है? या प्लेटिनम जीता है दोस्तों। किसने जीता है दोस्तों? अभी हाल ही में मंत्रालय ने, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। कौन देश में भारतीय बिजली बाजार में बिजली की आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ भागीदारी की है? किस देश ने की है दोस्तों? आपको बताना है। चाइना, जापान, बांग्लादेश या भूटान? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भूटान। भूटान देश के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में हमने बिजली बाजार में आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ भागीदारी की है। दोस्तों जो भूटान देश है ना, वो हमारे ऊपर ही निर्भर रहता है किस प्रकार से बिजली के मामले में। और दोस्तों वहाँ पर जो हमारे देश से दोस्तों जो पर्यटक जाते हैं उसके ऊपर निर्भर रहता है। वैसे तो दोस्तों मतलब विदेशों से भी आते हैं, लेकिन हमारे देश से सबसे ज़्यादा वहाँ पर पर्यटक जाते हैं दोस्तों। वहाँ पर वो पहाड़ी इलाका सबसे ज़्यादा है। आप दोस्तों डोकलाम का विवाद देखते होंगे। डोकलाम भी दोस्तों भूटान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर जो गश्त करता है वो चाइना के द्वारा वहाँ पर देखी जाती है। और उस सिक्योरिटी दोस्तों भारत के पास ही है, भूटान की सिक्योरिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए सब भी चीजें। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भूटान। किस देश ने शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मित्रों का एक समूह लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका या ऑप्शन नंबर डी या फिर इंडिया? इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमने इस बार जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसके नेतृत्व में एक जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक समूह का लॉन्च किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। इंडिया के द्वारा ये कारनामा अभी हाल ही में किया है, इसको भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस संस्थान ने नो चार्ट रिपोर्ट में 2022 जारी किया है? एक चार्ट रिपोर्ट जारी की है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। विच इंस्टीट्यूट रिलीज द 2022 इन 9 चार्ट रिपोर्ट? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसके वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये नो चार्ट रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, 9 चार्ट रिपोर्ट जिसको आप कह सकते हैं। वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि क्या है? इसको आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों।
फिंच के द्वारा और जो हमारे आरबीआई है उनके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा अलग अलग स्तर पर इनकी जो हमारे देश की जीडीपी है उसके बारे में मेज़र किया जाता है। तो दोस्तों ये इसका कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखना है कि जिसने जो जो रेटिंग एजेंसी है उनके द्वारा कौन कौन सी जीडीपी को हमारे देश की रखा गया है, इनको भी आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9.7% अभी हाल ही में हमारी जो जीडीपी है उसको रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें केंद्रीय मंत्रालय ने प्रवत जला जो चैलेंज है लॉन्च किया है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है, इसको आपको मुझे बताना है दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में प्रज्वला जो चैलेंज है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये भी उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, चैलेंजेज होंगे और इसके अंदर जो इंडिविजुअल है, इंटरप्राइजेज है, उनके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, किस संस्थान ने स्टॉक एक्सचेंज से आग्रह किया कि वे निवेशक जोखिम की कमी के लिए IRRA प्लेटफॉर्म स्थापित करें। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, सेबी, नीति आयोग या सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा जो सेबी है उसके द्वारा ये रेगुलेट जो प्लेटफॉर्म है ये स्थापित किया गया है। ठीक है, सेबी दोस्तों, सेबी के फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कब हुई थी, और साथ ही साथ दोस्तों इसका कार्य क्या होता है। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। इससे पहले दोस्तों ऐसे ही फेमा के अधिनियम के तहत हम ये सब चीज़ें कवर करते थे, लेकिन दोस्तों जब सरकार के द्वारा धांधली वगैरह देखी गई, दलालों का सबसे ज़्यादा पैसा उभरता देखा गया, जो आप देखते हैं बहुत बड़े स्तर पर दोस्तों धांधली देखी गई थी, तो जब सेबी एक्ट लाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत विभाग ने लघु बचत योजना पर दरों के बदलाव को अधिसूचित किया है, वो आपको बताना है कि कौन सा डिपार्टमेंट ने किया है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा यह कारनामा अभी हाल ही में किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है क्या 2022-24 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत जो खाद्य उत्पादों का निर्यात का लक्ष्य है वो कितना रखा गया है। ये दोस्तों आपको आंकड़े बताना है कि कितना रखा गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि $23.56 बिलियन US डॉलर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। इतना लक्ष्य अभी हाल ही में जो हमारे कृषि के जो खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा, मतलब उसको प्रोसेस करके जो खाद्य है उसके निर्यात का बढ़ावा देने के लिए कितना रखा गया है, इतने बिलियन डॉलर का रखा गया है, $23.56 बिलियन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है इसमें जो उत्कर्ष नाम का एक ढांचा है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्कर्ष दोस्तों 2.0 ढांचा है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपको इसमें बताना है दोस्तों। ये किया गया है आरबीआई के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड 2023 और 25 के लिए यह भी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। गवर्नर जो हमारे शक्तिकांत दास हैं, और इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत होती है, और 1949 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये बैंकों का बैंक भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों अभी हाल ही में इसके जो शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ये मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों क्या होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो हमारी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो बैंक दर होती है उनको घटाती है। ये सब ध्यान रखना है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भविष्य इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो निम्नलिखित में से किस इकाई की एक पहल है। अमेजॉन फ्यूचर के पहल है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जो अमेजॉन फ्यूचर है उसके द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है, और कंप्यूटर साइंस एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन यंग एडल्ट के लिए ये प्रोग्राम किया गया है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर के अंदर जो सी आती है दोस्तों, उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अमेजॉन के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसने स्पोर्ट पर्सन ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीते हैं, इसको आपको बताना है। क्या आर प्रज्ञानंद है जो भारत के हैं, मैक्सवेल कार्लसन है जो कि नॉर्वे के हैं, कोनेरू हम्पी है, या हरिका द्रोणापल्ली है। इसको आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैक्सवेल कार्लसन जो कि नॉर्वे के निवासी हैं। उनके द्वारा दोस्तों ये ब्लिट्ज शतरंज खिलाफ दोनों जीते गए हैं। ठीक है, रैपिड भी
और बिल्स भी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों ये वर्ल्ड के चैंपियन रहे हैं और 2 बार इन्होंने ये खिताब जीत चुके हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशील भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग 3 एग्जामों में अब तक आ चुका है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीसीएस के किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारत के किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशील भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्या वो श्रीलंका है, ऑस्ट्रिया है, या फिर अमेरिका है, या फिर बांग्लादेश है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रिया। ये सॉरी दोस्तों, ये इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखना है दोस्तों, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको ध्यान रखना है। इसका नाम है दोस्तों ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें कौन देश हाल ही में अपनी कोना मुद्रा से यूरो में बदल गया है और यूरो जोन का 20वां सदस्य बन गया है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रोएशिया। दोस्तों पहले तो मैं आपको बात कर लेता हूँ, जो यूरोपीय यूनियन है वो कितने देशों की है। यूरोपियन यूनियन दोस्तों लगभग 28 देश थे उस टाइम पर दोस्तों। जब ब्रेग्जिट निकल जाता है वहां से, मतलब ब्रिटेन निकल जाता है, तो अब 27 देश रह गए दोस्तों। एक और जोन होता है जिसको आप यूरो जोन कहते हैं। यूरो जोन का मतलब होता है दोस्तों शेंगेन एरिया, उसको शेंगेन एरिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। शेंगेन एरिया अलग होता है, यूरो जोन अलग होता है। यूरो जोन दोस्तों, यूरो जोन वो होता है जो यूरोप के अंदर जितने भी यूरोप के देश हैं जो यूरो को अपना लेते हैं वो यूरो जोन के अंदर आ जाते हैं। जो शेंगेन एरिया वो एरिया होता है दोस्तों, जो कोई निवासी किसी देश में जाता है, मतलब ऐसे देश होते हैं वो बिना वीजा ऑन अराइवल के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए या फिर व्यापार के लिए, किसी भी प्रकार से वो एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, उसको कहा जाता है शेंगेन एरिया। और यूरो जोन को दोस्तों क्या कहा जाता है, यूरोप की बात कर रहा हूँ बस मैं भी। यूरोप के अंदर दोस्तों जो यूरो जोन है वो जोन जो यूरो को अपना लेता है वो यूरो जोन के अंदर आ जाता है। और यूरोपियन यूनियन के अंदर दोस्तों टोटल 27 देश हैं, ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी क्रोएशिया, ठीक है। जैसा CMI की एक नवीनतम रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, 2022 में किस राज्य के उच्चतम जो बेरोजगारी दर है वो दर्ज की गई है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी देना है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में लगभग 8.3% की इसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दर्ज किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में उनको सम्मानित किया गया है, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते, क्या वो इजराइल के हैं, गुयाना के हैं, यूक्रेन के हैं, मालदीव के हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुयाना। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को दोस्तों? हमारे जो राष्ट्रपिता हुए महात्मा गांधी जी वो अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 15 जनवरी को ही, ठीक है। 1915 को दोस्तों ये भारत लौटे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, सॉरी 15 जनवरी को नहीं, 9 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको मुझे बताना है दोस्तों। ये गणितीय जो विज्ञान संस्थान है ये है चेन्नई के अंदर, ठीक है, चेन्नई के अंदर दोस्तों। ये भी हाल ही में इसका विज्ञान का संस्थान का स्थापित किया गया है दोस्तों। आपने जो मैंने आपको बताया, जितनी भी आपसे क्वेश्चन कराए हैं, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या क्या इसमें त्रुटि है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। आगे आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में जो UPPSS का एग्जाम होने वाला है 14 अप्रैल को, जिसको 14 मई की जिसकी डेट है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन जरूर ये पूछे जाएंगे। ये सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके लिए है। मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके ज़्यादा इसलिए बोर ना हो जाए, इस वजह से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।